नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विजन एजुकेशन कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ में कृपाशंकर शर्मा। कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे सोशल मीडिया के विषय पर। आखिर सोशल मीडिया का प्रयोग कब, कैसे और क्यों करें, इस बड़े मुद्दे पर चर्चा शुरुआत करें, उसकी बातचीत करें, पूरी चर्चा में हम तह तक जाएं। लेकिन उससे पहले आपका परिचय करवा देता हूं। खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहिल त्रिवेदी जी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पूरे कार्यक्रम में। मनोवैज्ञानिक के रूप में आप लगातार सेवाएं देती रही हैं और उसके साथ ही यूथ के लिए आपकी जो पकड़ है वो बहुत अच्छी है। आपकी राय, आपकी सलाह उनके लिए, उनके करियर के लिए बहुत कारगर साबित रही है। इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सीबी यादव जी। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय में सेवाएं वहाँ पे दे रहे हैं और साथ ही छात्रों के लिए अपने आप में एक आइडियल दिन प्रतिदिन ये बनते जा रहे हैं। इनके विचारों से, इनकी जो आगे संभावनाएं रहती हैं भविष्य की बच्चों के लिए, इन छात्र छात्राओं के लिए, वो बहुत योगदान इनका रहा है। और यही कारण रहा है कि इनको चर्चा में हम बुलाते हैं ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच पाए, सटीक जानकारी पहुंच पाए और आपसे जुड़े हुए जो विषय हैं, यूथ से जुड़े हुए जो विषय हैं, उन पर इनका जो अनुभव है वो काम आ सके। चर्चा की आज शुरुआत करते हैं इस पूरे विषय को लेकर। बेहद गंभीर विषय है आज का हमारा विषय जो है। उसकी शुरुआत में पहले आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, थोड़ी सी बात उसके पूरे विषय को लेकर मैं चर्चा पे शुरुआत में रखना चाहूँगा। सोशल मीडिया को लेकर लगातार कई प्रकार की आवाज़ उठी है, कई प्रकार के सवाल उठे हैं, कई प्रकार से केंद्र सरकार की तरफ से बैन भी लगे, अलग अलग विषय रहे। सोशल मीडिया का प्रयोग कौन करे, कैसे करे, कब करे, इसकी क्या लिमिट्स होनी चाहिए, किस उम्र तक के लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्या बच्चों के लिए अलग से कोई क्राइटेरिया बनना चाहिए, अगर बन गया है तो क्या वो फॉलो हो रहा है। तमाम ऐसे विषय हैं जिनकी गहराई से पड़ताल बेहद ज़रूरी है। आज के इस युग में, बढ़ते युग में, तकनीक के युग में सोशल मीडिया जितना कारगर साबित हो रहा है उतना नुकसानदायक भी हो सकता है अगर उसका गलत प्रयोग होता है। अब चाहे वो आर्थिक स्थिति की बात कर लें, चाहे मानसिक स्थिति की बात कर लें, या फिर करियर से जुड़े हुए उतार चढ़ाव की बात करें, सोशल मीडिया का प्रभाव हर किसी सेक्टर में देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि सरकारें भी प्रभावित हो जाती हैं सोशल मीडिया के प्रचार से। तो ऐसे में आज के इस विषय में हम बात करेंगे कि कब, क्यों और किस उम्र में सोशल मीडिया का प्रयोग हमें करना चाहिए, हम कर सकते हैं, और उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए। तमाम विषयों को लेकर बारीकियों को समझेंगे। सबसे पहले राय लेते हैं डॉक्टर सीबी यादव जी से। सोशल मीडिया के प्रयोग को किस रूप में देखते हैं? मुझे लगता है कृपाशंकर जी, ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पे हम चर्चा करें तो इसके सारे पहलुओं को सुना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि जो सोशल मीडिया है वो एक उस अल्लादीन के चिराग के समान है, जिसका आप किस तरह से प्रयोग करते हैं, उसको क्या आदेश देते हैं और कैसे उस पर नियंत्रण रखते हैं, वो सब कुछ आपके विवेक बुद्धि का आपका उस सिस्टम पे, उस मीडिया पे कंट्रोल है या उस सोशल मीडिया का आपकी बुद्धि पे कंट्रोल हो गया। इन दोनों का जो संघर्ष चलता है, उस संघर्ष में कौन किस पे ज़्यादा नियंत्रण रख करके किसका सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है, ये एक तरह से मनुष्य और मशीन के बीच की भी लड़ाई है। तो ये जो संघर्ष है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया रूप है जिसका क्या परिणाम होगा। हालांकि अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि इसके जो सदुपयोग जो है उनकी तुलना में जो समाज पे व्यापक प्रभाव पड़ा, क्योंकि समाज या व्यक्ति जो होता है वो अपने पर्यावरण का उत्पाद होता है। और जब पूरे समाज और व्यक्ति इंसान को अगर सोशल मीडिया ही अपने चारों तरफ एक पर्यावरण में जकड़ लिया है तो फिर वो डिजाइन भी वही करता है, उसकी व्यक्तित्व को, उसकी सोच को, उसकी बनावट को, इवन उसकी हेल्थ को। तो पूरे समाज और इंसान की जो बनावट और बुनियाद में अगर वो मीडिया इतना हावी हो जाए और मानव बुद्धि उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो फिर वो बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर वो हमारे नियंत्रण से बाहर चला जाएगा। इसलिए कभी कभी मुझे इसके स्वरूप को देखते हुए बड़ा डर लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन ही पूरे सोसाइटी पे, सरकारों पे और सिस्टम पे कंट्रोल कर ले। बहुत गंभीर विषय है और आगे के भविष्य की जहां हम राह देख रहे हैं, भविष्य में कुछ अच्छा होना चाहिए, विकास की ओर हम और बढ़ें। और एआई को लेकर जिस प्रकार से आपने कहा कि आगे भविष्य को लेकर संभावनाएं बहुत हैं, पर उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं अगर वो गलत हाथों में हो। दुष्परिणाम भी हो सकते हैं अगर सही तरीके से उसका प्रयोग ना हो या हम पे वो हावी हो जाए। आज के युग में हम जब बात करते हैं, परिवार में हम बैठते हैं, सोशल मीडिया पर और मोबाइल में जिस प्रकार से हमारा यूथ बिजी हो रहा है, इसको लेकर भी बहुत से सवाल उठते हैं।
डॉक्टर साहिल त्रिवेदी जी भी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे भी पहले मैं राय लेना चाहूँगा, सोशल मीडिया के प्रयोग को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ दुनिया में आती है, उसके अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम दोनों साथ में लेके आती है। वैसे ही सोशल मीडिया है, उसके अच्छे परिणाम भी हैं और बुरे भी। आजकल हम लोग जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स खोलते हैं, उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज्ञान की चीज़ें भी लिखी होती है, बहुत नॉलेजेबल टॉपिक्स के बारे में बात की होती है, जिससे कि गीता तक के सार को लिखा हुआ होता है कुछ पॉइंट्स में, छोटे पैराग्राफ्स में, क्या कर्म हमें करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें नॉलेजेबल। वैसे ही हम लोग स्क्रॉल करते हुए कई बार अपने आप ऐसी चीज़ें खुल जाती हैं जो हमें देखनी ही नहीं चाहिए या छोटे बच्चों को भी नहीं देखनी चाहिए। आजकल बहुत सारे दुष्परिणाम कुछ ऐसे हो गए हैं कि छोटे छोटे बच्चे दे आर डूइंग द फीडिंग विद द मोबाइल, खाना वो अपना भोजन मोबाइल के साथ ही। तो हम लोग आवर बॉडी एंड माइंड इज मेड ऑफ 2 काइंड्स ऑफ मशीन। एक हमारा दिमाग मशीन है और एक हमारी बॉडी मशीन है। अब हम लोग क्या होता है कि सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो हमें टाइम का पता ही नहीं लगता और हम एक जगह पे स्टेबल स्क्रॉल करते जा रहे हैं, एक देखते हैं, मतलब एक तरह का स्लो पॉइजन है, वो एडिक्शन हो जाता है उसका। और हम लोग अच्छी चीज़ें देखते देखते कब बुरी देखने लगते हैं हमें पता ही नहीं लगता। जैसे कि अगर हम छोटी सी चीज़, चाय का एडिक्शन बोलें या किसी भी गलत चीज़ का एडिक्शन बोलें, उसी प्रकार से सोशल मीडिया का भी एडिक्शन हो जाता है और हमें घंटों उस पर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उस पर कब बिता दिए पता नहीं होता। यहाँ तक कि यूथ और टीन ऐसा है, बिस्तर से उठे और एक बार फ़ोन लिया, अगर नींद 7 बजे भी खुल गई है तो 10 बजे तक वो स्क्रॉल ही करे जा रहे हैं, अपने फ़ोन को छोड़ के निकल ही नहीं पा रहे। इतना खतरनाक एडिक्शन हो गया है एंड वो उसको छोड़ना ही नहीं चाह रहे, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब दे आर अवॉइडिंग। या तो कुछ लोग तो ऐसे वॉशरूम जा ही नहीं रहे, कुछ सम ऑफ द पीपल आर कैरिंग देयर मोबाइल्स फॉर सोशल मीडिया इन द वॉशरूम, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी लाता है और दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अवर मेंटल हेल्थ। हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। जैसे कि अगर हमने मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया तो हमने कैलकुलेशंस करना बंद कर दिया। जब हम लोग सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते थे तो हम बहुत सारी चीज़ें याद करते थे, पर आजकल हमें क्या लगने लगा है, गूगल इज़ इन आवर हैंड। 1 सेकंड एक टैब में 2 शब्द लिखने में हमें उसके बारे में अथाह संसार विकिपीडिया मिल जाएगा पूरा। यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीजें हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आखिरकार आप उसका यूज कर कैसे रहे हैं, आप उसका प्रयोग कर कैसे रहे हैं। सही और गलत के फैसले के बीच में एक छोटी सी लकीर है, वो फैसला आपको लेना होता है कि सही डिसीजन आप ले रहे हैं या आप गलत डिसीजन ले रहे हैं। अब ये जो विषय है ये अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है और सबसे मुख्य बात ये हो जाती है कि सही और गलत को तय कौन करे। सही क्या है और गलत क्या है, किस व्यक्ति के लिए, किस बच्चे के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी समाज के लिए, ये परिभाषा भी अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। तो ऐसे में क्या किया जाए फिर? क्या उम्र को लेकर दायरा एक तय होना चाहिए? क्या सोशल मीडिया के प्रयोग को लेकर एक उम्र का क्राइटेरिया यहाँ पर फिक्स होना चाहिए? सीबी यादव जी, आपको क्या लगता है, यूथ जिस प्रकार से इसमें एंगेज है, इसके पॉजिटिव सेंस भी हम देख रहे हैं, लगातार करियर से जुड़ी हुई हेल्प भी यूथ इसमें लेते हैं, लगातार पढ़ाइयाँ यहाँ पर कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई तक कोरोना में हमने देखा ऑनलाइन पढ़ाई बहुत बड़ी कारगर साबित हुई, लेकिन इसमें क्या उम्र का दायरा जो क्राइटेरिया है जिसको लेकर आवाज़ उठ रही है वो होना चाहिए? क्या लगता है? देखिए, वर्तमान परिदृश्य में जिस तरह से जो सूचनाओं का रिसोर्सेज है उसमें सोशल मीडिया का जो एक कंट्रोल हुआ है, उस युग में हम ये कहें कि सोशल मीडिया के बिना आप अपना जीवन को संभव बनाएंगे या इससे बिल्कुल दूर हट करके एक इंसान जीवन जिएगा, तो मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल ही इररिलेवेंट बात हो जाएगी। हमें इसके साथ जीने का और इसके साथ सदुपयोग से जीने का, इसका कम प्रभाव हम पे पड़े उस पे हम ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपका सवाल था कि क्या उम्र का क्राइटेरिया होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक परिवार में आप किसको किस साइड से दूर रखोगे। मुझे किसी भी चीज़ से आप
बचना या उससे बिल्कुल कंट्रोल कर देना, या कोई जितने आप रेगुलेशन लगाते हैं, जितने आप कठोर नियम बनाते हैं, उनके प्रति जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती है और वो नियंत्रण नहीं है। ज़्यादा बेहतर है कि सोसाइटी के वैल्यूज़ या हमारे समाज को हम एक ऐसा स्वरूप दे जिसमें हम एक इनके रचनात्मक उपयोग और सदुपयोग रख सके। ये ज़्यादा बेहतर उपाय होगा। हमने कितने कानून बनाए, हमने करप्शन के एंटी करप्शन कानून कितने बनाए, क्या उनसे करप्शन रुक गया? हमने छोटे बच्चों की शादियों के कितने कानून बना रखे? तो कानून जरूरी है, लेकिन कानून हर चीज़ का कोई उपाय नहीं हो सकता है। तो हम हाँ, ये जरूर हो सकता है कि साइट्स पे हम कंट्रोल करें, क्योंकि वहाँ हमारा रेगुलेशन हो सकता है, लेकिन यूज पे हम कंट्रोल कर देंगे तो फिर तो आप किचन में स्टेट को प्रवेश करवा दोगे, कि सरकार को आप किसी के घर में जाके एंट्री करवा दोगे। तो ऐसा स्टेट का स्वरूप कभी भी अच्छा नहीं है। तो निरंकुश स्टेट की मैं मानता हूँ कि मैं एक पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी होने के साथ नाते कह सकता हूँ। मेरा जो चिंता है वो ये है कि जब हम जितने भी हम ये योग साधना या हम जितने भी व्यक्तित्व से संबंधित मैं दर्शन पढ़ता हूँ, तो पतंजलि का योग मुझे कई बार याद आता है इसके संदर्भ में कि मानव मस्तिष्क या मनुष्य का व्यक्तित्व में चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। मतलब चित्त की वृत्ति का आप जितना दमन करते हो उतना ही आपका चित्त क्या होता है, एकाग्र होता है। सबसे बुरा इफेक्ट मुझे लगता है जो जिससे मुझे बड़ा भयावह डर लगता है, इसने चित्त जो है ना उसको स्थिर होना तो बंद ही कर दिया सोशल मीडिया ने। आप किसी भी मुझे इसका उपयोग समझ में नहीं आता। आप कोई एक साइट खोलोगे, पहले हम एक घंटे की आपकी डिबेट सुनते थे। मुझे नहीं लगता कि ये प्रोग्राम पूरा कोई देखेगा भी, क्योंकि जैसे ये प्रोग्राम कोई होगा दूसरा ओपन हो जाएगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और धीरे धीरे अब छोटी छोटी 15-15 सेकंड की रील्स, और 15-15 सेकंड की रील्स में हम 50 रील देख लेते हैं, कोई उसमें एक ज्ञान नहीं ले पाते हैं। तो जो एक रुकना होता है, आगे बढ़ने जो ठहराव चाहिए किसी भी अध्ययन के लिए, किसी भी ज्ञान के लिए, वो ठहराव के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। मैं मेरे अध्यापन का और अध्ययन का अनुभव बताता हूँ कि शुरुआती 20 मिनट तो मुझे उस सब्जेक्ट में डूबने में लगता है कि वो मेरे से कनेक्ट हो, उसके बाद में मैं उससे कनेक्ट होकर आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल सही। तो वो प्रक्रिया तो सोशल मीडिया से खत्म ही हो गई। तो मुझे लगता है कि एक ज्ञानविहीन समाज बन रहा है सूचनाओं के अति भंडार में, कि आपके पास सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन एक नॉलेज विहीन समाज हो गया, जो बहुत ही खोखला समाज का हम निर्माण कर डालेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, सटीक बात कही आपने। और देखिए इस पूरे कहीं ना कहीं इस चर्चा से निकलकर सामने जो आया, इनकी जो बात थी उससे निकलकर मुख्य बातें जो सामने आती हैं कि डिसाइड आपको करना है कि आप क्या देखते हैं। सबसे मुख्य बात, अगर रोक दिया जाए, बैन लगा दिया जाए, तो ऐसे में बैन लगाकर सबके हकों को तो नहीं रोका जा सकता। तो ऐसे में घर की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में हमारी खुद की जो मन की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हम ये डिसाइड करें कि हमें क्या करना है। जैसा कि यादव जी ने कहा कि आप लगातार स्क्रॉल कर रहे हैं, चीज़ें बदलते जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जब आप इसका क्या और क्यों का मतलब समझ पाएंगे तो हो सकता है कि उसका जो सदुपयोग है वो आपको मिल जाए, क्योंकि अथाह सागर है ज्ञान का। उस सागर में से आप ही को चुनना है कि मोती आपको निकालना है या फिर आपको कोई वहाँ से परेशानी भरा कोई जीव निकालना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ये तो ज्ञान का समुद्र है। आपके पास मैं आना चाहूँगा साहिल जी। सीबी यादव जी ने कहा कि आप बैन लगा देते हैं किसी पे भी, किसी पे रोक लगा देते हैं, तो ऐसे में परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। किसी के अधिकारों को हम नहीं रोक सकते। तो ऐसे में घर की भूमिका आप क्या मानती हैं, बड़ों की भूमिका क्या मानती हैं? बच्चों के लिए परेशानी जो इसका नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो रुक जाएं, इसका क्या समाधान आप मानती हैं? देखिए, मैच्योर्ड पर्सन जो है 18 से ऊपर, वो अपना डिसाइड कर सकता है क्या गलत है क्या सही है, मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना है ना। लेकिन अंडर 18 बच्चे ये जानते ही नहीं। और पता है, जब कोई चीज़ गलत होती है, जैसे अंडर 18 जो बच्चे होते हैं उनको फाइट वाली मूवीज़, शूटिंग वाली मूवीज़, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, तो वो अपना सही गलत डिसाइड ही नहीं कर सकते। और उनके हाथ में मोबाइल दिया और वो गलत चीज़ें ही स्क्रॉल करना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का, फैमिली में मेम्बर्स का, गार्जियंस का, इवन स्कूल और टीवी का भी है। बच्चों को जितने टीचर्स हैं स्कूल के 18 ईयर से पहले या मतलब 12th तक की क्लास में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं दें कि जनरली आजकल मैंने स्कूल्स में देखा है 3rd क्लास के बाद से टीचर्स बोल देते हैं आप ये गूगल से सर्च करके इसका आंसर लेके आइएगा। नो,
आप बुक में सब कुछ अवेलेबल है, आप बुक से टॉपिक सर्च करने को दीजिए। आजकल लोगों को ऑडियो विजुअल की आदत ज़्यादा इसीलिए हो गई है, लर्निंग उसी से। पहले हम किताबों से पढ़ के भी बहुत अच्छा याद कर लेते थे। एक पेरेंट्स का ये रोल है कि पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, इसलिए फिर वो जब उन्हें टाइम होता है वो सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल है कि एटलीस्ट एक मील साथ में लें, अपने बच्चों की बातें सुने। जब हम अपने बच्चों के दोस्त नहीं बनेंगे तो सोशल मीडिया के थ्रू उनके कुछ गलत दोस्त बनते हैं जो कि उन्हें मिसगाइड और गलत रास्ते दिखाते हैं, और वो सोशल मीडिया उनका दोस्त बन जाता है। तो हमारी फैमिली में सबसे ज़रूरी है इन चीज़ों को कम करने के लिए बॉन्डिंग होना, एक दूसरे के लिए अटैचमेंट होना, टाइम देना, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़्यादा यूज़ करने से बच्चों की एकाग्रता बहुत ज़्यादा कम हो रही है, एकाग्रता नहीं हो पा रही है। जैसा कि अभी सीपी सर ने भी बताया कि हम लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, एकाग्रता बनाने के लिए 10-15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट तो बच्चा अपनी सिटिंग ही नहीं दे पा रहा है। आजकल 90% बच्चे 15 मिनट सिटिंग ही नहीं दे पा रहे, ओनली 10% बच्चे दे पा रहे हैं। एक इतना ज़्यादा एडिक्शन, जैसा मैंने पहले भी बोला, टॉयलेट में फ़ोन ले जाना, बेड में रात को 2-2 बजे तक, विंटर्स हैं बच्चे आजकल भी ब्लैंकेट्स में अंदर फ़ोन चादर के अंदर यूज़ करना बहुत लेट तक। तो पेरेंट्स का भी रोल है कि अपने बच्चों को पर्सनल फ़ोन नहीं दें, अपना फ़ोन भी देना है। कोई यूटिलाइज कर रहे हैं तो अपनी नज़रों में देखें कि वो एजुकेशन का ही कोई टॉपिक देख रहे हैं। 18 साल के से कम के बच्चे तो मोबाइल का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ना ही टीचर्स उन्हें कहें कि ये टॉपिक आप मोबाइल से देख के करके लाना। आप उन्हें ये गाइड करें कि आप किताब में इस टॉपिक का आंसर है, आप अपनी किताब से आंसर ढूंढ के लाएं। तो मोबाइल बच्चे मांगेंगे भी नहीं स्कूल के बहाने। देखिए, विषय ऐसा है कि आज हर घर में, हर बच्चे के पास में, बड़े के पास में तो मोबाइल रहेगा ही, बच्चे के पास में भी मोबाइल है। तो ऐसे में सोशल मीडिया का प्रयोग करें या नहीं करें, ये सवाल बन के ही रह गया है सही मायने में, क्योंकि आप किसी को रोक नहीं सकते किसी भी विषय को लेकर। उनके मोबाइल में हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया की सर्विसेज हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में घुलता चला जा रहा है, जुड़ता चला जा रहा है। तकनीक जो है वो घुलती मिलती आगे बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में यहाँ क्राइटेरिया, कहीं ना कहीं जो दायरा है, कहीं ना कहीं वो हमें खुद डिसाइड करना होगा। लेकिन ऐसे में क्या कदम पेरेंट्स की तरफ से उठाने चाहिए, क्या कदम सोसाइटी की तरफ से उठाने चाहिए, क्या कदम यहाँ पे स्कूल की तरफ से उठाने चाहिए, और यूथ को क्या सोचना चाहिए, यूथ के लिए क्या अच्छा है। क्या सिर्फ और सिर्फ घंटों बैठ के स्क्रॉल करते रहना हमारे करियर में सहायक हो रहा है, हमें ये भी सोचना होगा। अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में ये मोबाइल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है और कितना नुकसानदायक हो सकता है, दोनों विषयों पर आपको समझना होगा। ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। डॉक्टर सीबी यादव जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूँगा। देखिए, सोशल मीडिया को लेकर जिस प्रकार से सपोर्ट मिला है पिछले कुछ सालों में, हम देखते हैं तो एक सोर्स की हम बात करें तो यूट्यूब सबसे ज़्यादा यूज़ इंडिया में हो रहा है, व्हाट्सएप जो है वो सबसे ज़्यादा भारत में यूज़ हो रहा है। तो ऐसे में ये चीज़ें जब नहीं थी तब भी हमारा काम चल रहा था, लेकिन अब मैक्सिमम जो हमारा समय इसमें जाता है, जो स्टूडेंट्स का समय है वो उसमें जाता है। तो क्या जो पढ़ाई का समय था वो डाइवर्ट हो रहा है? और ऐसे में आप कॉलेज के अंदर जब बच्चों को पढ़ाते हैं, यूथ को जब पढ़ाते हैं, तो क्या मनोभाव वहाँ पे नज़र आते हैं आपको? वहाँ क्या बदलाव आपको देखते हैं? देखिए, एजुकेशन में निश्चित तौर पे कई ऐसे टूल्स आए हैं जिसका एक सहायक सामग्री के रूप में मैं इसका उपयोग मानता हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ा नेगेटिव चीज़ है, किसी विषय को मैं जब अध्यापन करवाता हूँ तो उसका जो मैं एक बैकग्राउंड बनाता हूँ, बैकग्राउंड बनाने के पश्चात उस टॉपिक पर उसकी लेके आता हूँ। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये होता है कि वो ऐसा जैसे होता है कि वो बिल्कुल तुरंत उसका कोई उपचार हो जाए, फटाफट कोई ऐसे कोई डेटा टाइप के होते हैं। कई बार मुझे खुद ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर ये मौका मिला, तो वो उनका जो स्टाइल है उससे मैं मानता हूँ कि कोई ज्ञान तो जा ही नहीं रहा है, क्योंकि ज्ञान जाने के लिए एक रुकना जरूरी है। इसलिए कुछ भी करें, मुझे लगता है कि लाइब्रेरी जो हमारी किताबें हैं उनकी तरफ हम कैसे वापस लौट सकते हैं, इसका एक सीमित उपयोग कैसे कर सकते हैं। और इसके लिए अगर पेरेंट्स को मैं कहूँ तो देखिए, पेरेंट्स आप ज्ञान देंगे या आप और हम ज्ञान देंगे या टीचर ज्ञान देगा, उससे नहीं होगा। सबसे पहले खुद के एक्ट में वो चीज़ आनी चाहिए। मेरे एक्ट में है तो फिर वो उस बात का प्रभाव पड़ेगा। पेरेंट्स के खुद के एक्ट में तो है नहीं, टीचर के खुद के एक्ट में है नहीं, वो ज्ञान देने चलेगा तो ज्ञान का बेसिकली स्टूडेंट पे प्रभाव नहीं पड़ेगा।
मुझे एक बेहतर शिक्षक के रूप में रोल अदा करना है, तो सबसे पहले मेरा एक्ट भी उसके अनुरूप हो। मैं भी लाइब्रेरी में समय व्यतीत करूं, मैं भी पुस्तकें पढूं और मैं उनके सामने दिखाऊं। तो निश्चित तौर पर अगर हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो कृपाशंकर जी एक बेहतर प्रभाव पड़ेगा, ये मैं मानता हूँ। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आपकी चॉइस को पकड़ लेती है, तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही सारी एक सूचना तंत्र होता है। जैसे मैं एक जिस आईडी विचार को पसंद करता हूँ, तो क्या हो गया कि मेरा व्यक्तित्व तो संकुचित हो गया ना, क्योंकि मेरे चारों तरफ वही लाके रख दिया, तो मैं दूसरे जो पक्ष है उनको तो कभी जान ही नहीं पाता हूँ। तो एक तरह से वो आपके चारों तरफ एक ऐसा वातावरण बुन रहा है जो आपको पसंद तो है, लेकिन वो आपको खत्म कर रहा है, आपके व्यक्तित्व को बहुत छोटा बना रहा है और आपके व्यक्तित्व निर्माण में वो बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है। ये मुझे मोटा तौर पर नजर आता है। तो इसे एक सहायक सामग्री के रूप में अगर हम इस्तेमाल करके इसको, कई है, जैसे आप देखिए कई ऐप आए हैं, खान एक ऐप है, बहुत सारे एजुकेशन के तो बहुत सारे ऐप है जिसमें गरीब छात्रों के लिए, विशेषकर वो स्टूडेंट जिन तक अच्छे टीचरों की पहुंच नहीं थी, तो वहाँ पे तो ये प्लेटफॉर्म एक उपयोगी साबित हो गया कि आप कम पैसों में भी आप इसके माध्यम से एक एजुकेशन तक पहुँच गए। या मैं एक एजुकेशन बड़े समाज को देना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है ये देखना है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये स्क्रीन पे आपका लगातार आई कांटेक्ट होता है, तो थोड़े दिनों पश्चात ये एक ऐसा